ग्रुप डी को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में जो है काफ़ी सारी चिंता और सवाल जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया लास्ट वीडियो में कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, ग्रुप डी को लेकर काफ़ी सारी चिंता है कि कब पेपर होने वाला है, उसकी कोई डेट वगैरह पता नहीं है। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसमें एग्ज़ाम अगर आपका 1 महीने में हो जाता है या फिर लेट होता है, कभी भी होता है, तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अभी कितने घंटे पढ़ना है, टारगेट क्या रखना है, आपका गोल क्या होना चाहिए, ठीक है, दिन भर में कितने घंटे, उसके बाद जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा मतलब पुश करना है, ठीक है, उसके बाद जो आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो कम दिनों में कवर करने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो मेरी गारंटी है 100% आपके हर सवाल का जवाब क्लियर हो जाएगा और यूट्यूब पे ग्रुप डी से रिलेटेड आपको कोई और सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो डिसलाइक कर देना खुल के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट करते एक एक चीज़ को, मैं बड़े ध्यान से आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी हवा में बात नहीं करूँगा, एक एक चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल जो पॉसिबल हो सकती है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जो आपका टारगेट होता है, टारगेट, ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है आपको पता है कि कोई सा भी शिफ्ट में बच्चे ने पेपर दिया हो, किसी स्टूडेंट ने लास्ट टाइम जो है अगर उसके 60 मार्क्स आए थे रॉ मार्क्स, ठीक है, रॉ मार्क्स अगर पिछली बार 60 थे किसी के भी, तो उसने सिलेक्शन ले लिया, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ था। चाहे आप किसी से भी बात कर लो, किसी भी शिफ्ट में बात कर लो, किसी स्टूडेंट के अगर 60 रॉ मार्क्स हैं तो उसका सिलेक्शन हो गया था लास्ट टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं इस टाइम की, तो इस टाइम वैकेंसी आपको पता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है, 1 लाख प्लस वैकेंसी है। और 1 लाख प्लस वैकेंसी के साथ साथ आपको पता है कितने सारे लोग जीडी में जा चुके हैं, पिछली बार ग्रुप डी में जा चुके हैं, अभी एनटीपीसी चल रहा है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें बच्चे डिवाइड हो चुके हैं, यूपी के एग्जाम है, ठीक है। तो कट पिट के 1 लाख बच्चों में जो है आपको अच्छी खासी वैकेंसी है और आपको जॉब मिल सकती है। अगर मान लो बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ भी गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ भी गया और इतना टाइम मिल चुका है बच्चों को तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो टारगेट में आप ये मान सकते हो कि 60 के जगह मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर रॉ स्कोर आपका 70 अगर आप कर देते हो, मान लो इतना, वैसे इतना बहुत ज़्यादा है, 70 अगर आप पेपर में स्कोर कर देते हो रॉ स्कोर, ठीक है, रॉ मार्क्स अगर इतने कर देते तो कोई रोक नहीं सकता आपको किसी भी जोन से सिलेक्शन लेने से, चाहे आप किसी भी जोन से हो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब बात करते हैं थोड़ा ये 70 नंबर लाने के लिए हम किस अप्रोच को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टारगेट रख लें 99 का, ठीक है, 90 का, जब नॉर्मलाइजेशन होगा आपके पहुंच जाएंगे उतने आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो 4 आपको पता है सेक्शन आते हैं यहाँ पे, मैथ्स आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है और आपकी जीएस आती है, या फिर मैं यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा होता है। मैथ्स 25 नंबर की आती है, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की आती है, साइंस जो है वो 25 की आती है और जीए जो है आपकी 20 नंबर की आती है, ठीक। तो हमें कुछ ऐसा टारगेट बनाना है जिसमें हमें टारगेट में दिक्कत भी ना हो और हम अचीव भी कर सकें। ऐसा नहीं इम्पॉसिबल वाला लेके चलेंगे कि 90 लेके आने और 90 के चक्कर में जो है 60 भी नहीं ला पा रहे। बिल्कुल आराम से हम एक चीज़ को समझ के चलेंगे, ठीक है। देखो मैथ्स जो है बहुत सारे लोगों की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, किसी की एडवांस जो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, अर्थमेटिक तो आपको करनी है, ठीक। तो 25 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो 17 नंबर एक अचीवेबल स्कोर है कि अगर आपको 5-6 क्वेश्चन नहीं भी बनते तब भी आप 17 नंबर इसमें ला सकते हो। रीजनिंग में इतना टाइम हो चुका है, अगर आप अभी भी रीजनिंग में दिक्कत ले रहे हो और अगर 25 नंबर भी नहीं ला पा रहे रीजनिंग में, ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 25 नंबर आपको मिनिमम रीजनिंग में लाने ही होंगे, ठीक है, किसी भी कीमत पर लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद जीए, ये जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें करंट अफेयर का सेक्शन आता है, ठीक है, उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए जो हमारे 20 में से थोड़े बहुत नंबर आ जाए। जैसे करंट अफेयर में कट जाते हैं स्टूडेंट के, नहीं कर पाते, तो मान के चलो आप लोग कि 10 नंबर जो है, 10 नंबर यहाँ पर अगर आपके आ जाते हैं तब, ठीक है, 10 नंबर अगर यहाँ पे आ जाते हैं तब। साइंस में अगर आपका 25 मार्क्स की साइंस आती है, ठीक है, 25 में से अगर आप 17 नंबर की भी कर लेते हो, 17 नंबर की भी अगर साइंस कर लेते हो, ठीक है, तो इतना इनफ रहता है रो स्कोर के मामले में। अब आप इसको जोड़ सकते हो, 17 और 17 कितने होते हैं, 34, 34 और 10 कितने हो गए, 44, ठीक है, और 44 और यहाँ पर 25 जो है, ठीक, इस सेक्शन में अगर आप 25 लाते हो तो कितने हो जाएंगे, वही समवेयर अराउंड 69-70 के अप्रोक्स जो है आपका पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है और ये अचीवेबल भी है, इतना आप अचीव भी कर सकते हो। अभी कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। साइंस में 17 नंबर लाने के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे वो सब मैं बताऊंगा। जीए में आपको 10 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको, हर एक चीज़ क्लियर करके दूंगा। कितने घंटे इन सबको देना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, मॉक टेस्ट कब लगाने है वो भी बताऊंगा, ठीक। तो अब इनको देखते हैं कि ये जो हमारा टारगेट है अगर हम सबको प्लस कर देते हैं, ठीक है, सबको प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 69 के आसपास, वही 70 के आसपास आपका बन जाएगा स्कोर। इतना अगर आप कर देते हो, और कोई ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, अगर आप देखोगे इतना तो आपको करना ही चाहिए। अब हम एक एक करके देखेंगे कि हमें अचीव करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, ये तो करने ही पड़ेंगे हमें किसी भी
कीमत पर। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं साइंस की थोड़ी बात कर लेता हूँ कि साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से। तो मैं 23-24 टॉपिक आपको बताऊंगा। आपको हर एक दिन जो है एक टॉपिक को कवर करना है, एक से, या फिर आप किसी किसी टॉपिक में 2 दिन भी ले सकते हो, क्योंकि अभी कम से कम 1 महीना तो लगेगा आपके एग्जाम में। अभी एकदम से नहीं होने वाला, 15-20 दिन में एग्जाम नहीं होगा। तो 25 के आसपास टॉपिक है साइंस में, आपको वो कवर करना है। तो आपके 16-17 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ईजिली आपके वहाँ से आ जाएंगे, उसी में से क्वेश्चन आता है। तो साइंस के मैं कुछ टॉपिक दिखा रहा हूँ, आपको वो टॉपिक वाइज चीज़ें करनी है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं टॉपिक और। सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, बायोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ये कुछ टॉपिक हैं। कोशिका का जो चैप्टर है उससे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का है, ह्यूमन बॉडी में आपके आ सकता है, ठीक है, हड्डियों से आ सकता है, टीथ से आ सकता है, डाइजेशन से आ सकता है, ठीक, एनिमल किंगडम से आ सकता है आपका, ऑर्थोपोडा मोलस्का वगैरह जो होते हैं उनसे किस ग्रुप में क्या आता है, और ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं। यहाँ तो मैं स्टार बना रहा हूँ आपका ये और इस पे। ठीक है, प्लांट किंगडम से आ सकता है आपका, प्लांट किंगडम में आपका जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, कौन सी कैटेगरीज होती हैं, एक बीजी कौन से होते हैं, ठीक है, ये सब जो होते हैं, द्विबीजपत्री, ये सब चीज़ें कौन सी होती हैं, ये सब आते हैं। फिर आपके पोषण जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे विटामिन के नाम क्या क्या हैं, ठीक है, विटामिन ए क्या है, विटामिन B1 क्या है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि विटामिन B12 जो है उसका नाम क्या है। किसी को भी पता है तो कमेंट करेगा मुझे, विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम जो है वो क्या, किस नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्वेंशंस जो हैं ये आपको करनी है, ये बिल्कुल निचोड़ है बिल्कुल। ठीक है, इतने टॉपिक तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे बिल्कुल। छोटी मोटी चीज़ें जो है उसको अगर इग्नोर भी कर दो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट का टाइम ही है। अभी ज़्यादा दिन अगर मान लोगे, अगर 1 महीना भी चल होता है हमारा, 1-1.5 महीना, तो हम इतना करना ही पड़ेगा मैक्सिमम जो हमें। ठीक है, इतना तो हमें रखना ही रखना है अपना। उसके बाद केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपके पास परमाणु मॉडल जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, इनका द्रव्यमान कितना कितना होता है, किसके मॉडल में क्या था, बोर का मॉडल कब आया था, ये सब चीज़ें करनी होंगी। फिर आवर्त सारणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है आपका आवर्त सारणी। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसको तो अच्छे तरीके से कर लेना, तीनों जो जितनी भी आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद एसिड बेस का जो चैप्टर है ये वाला, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक और अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मेटल नॉन मेटल का जो है, ये वाला पेपर में ज़रूर पूछा जाता है आपसे। धातुओं के गुण क्या होते हैं, धातुओं के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये। फिर उसके बाद कार्बन और इसके कंपाउंड जो होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक, उसके बाद जो है आपके रासायनिक अभिक्रियाएँ ये आती हैं, रिएक्शंस आ जाती है कभी कभी कराने के लिए। ठीक, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे जो होती है, यानी सीमेंट वगैरह जो होता है, इसमें जिप्सम का क्या रोल होता है, क्या फार्मूला होता है, ठीक है, साबुन का फार्मूला क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, कांच जो होते हैं, ठीक, या फिर मेडिसिन हो गई, आपके विस्फोटक हो गए, इसके फॉर्मूलेज जो होते हैं, ये केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको करना ही करने कवर यहाँ से। नेक्स्ट फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है आपको। फिजिक्स में आपका जैसे हो गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है इसके सबके SI यूनिट करने हैं कवर। ग्रेविटी वाला जो चैप्टर है ये आपको करना है। ठीक, कहाँ पर कितनी ज़्यादा होती है, कितनी कम होती है, सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप की सैटेलाइट होती हैं, तरंग के बारे में, ध्वनि के बारे में, ऊष्मा, प्रकाश, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट्स जो होते हैं, SI यूनिट सारे, ठीक है, गति के नियम जो होते हैं वो सारे पढ़ने हैं। सरफेस टेंशन पढ़नी है आपको, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, जो शयनता होती है, पृष्ठ तनाव होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़नी है। ये साइंस का पोर्शन है, इतना तो आपको मिनिमम करना ही करना है। अगर इस पोर्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी जो है मेरे बैच चल रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे पढ़ाता भी हूँ, आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे ये है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में पढ़ाता हूँ, ऑलरेडी बैच चल रहे हैं यहाँ पर UPSI के। ये CGL फाउंडेशन का बैच है, अगर किसी को SSC की तैयारी करनी है CGL की बिल्कुल बेसिक से, तो बैच ज्वाइन भी कर सकता है। मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ टेक्स्ट बुक पर लगातार, आप टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर देख लेना, ठीक है। मगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए मदद करूँगा। और कोई सा भी टॉपिक अगर साइंस समझ नहीं आता मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि 10 नंबर का जो था हमारा GA वाला जो पोर्शन था, उसको हम 10 नंबर कैसे कवर करना है। तो देखो, स्मार्ट वर्क करना होता है, हार्ड वर्क नहीं करना होता। सारी चीज़ें पढ़े कोई फायदा नहीं है। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, ग्रुप डी में जब आने वाली नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का पोर्शन नहीं आने वाला। आपको पढ़ना क्या है, मेजर पॉइंट देखो 20 नंबर की आएगी, हमने टारगेट कितना रखा था, 10 रखा था, ठीक है। सिर्फ आपको ये 4 चीज़ें पढ़नी है और आपके 10 नंबर मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके आ जाएंगे। गारंटी मेरी है, आप प्रीवियस ईयर करो ना तब आपको पता चलेगा चीज़ों को। मैंने एनालिसिस किए एग्जाम्स के सारे, मुझे पता है कि कैसे कैसा पेपर आता है। करंट अफेयर करनी है आपको, ठीक है, करंट अफेयर अच्छे तरीके से करनी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछाएंगे। ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप दूसरे अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ सकते हो। यही वो सेक्शन है जहाँ पे आप आगे निकल सकते हो। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। हिस्ट्री के तीनों पार्ट
कवर नहीं कर सकते आप, अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता तो आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के सेशन हो गए, गवर्नर जनरल वायसराय हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है मॉडर्न हिस्ट्री में, गांधी जी के बारे में हो गया, आंदोलन हो गए सारे, 1857 की क्रांति हो गई, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे अगर पूछे जाते हैं तब, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, अगर टाइम नहीं है, अगर है तो पढ़ सकते हो, मगर अगर दोनों में से चॉइस की बात करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी जो है ये ज़्यादा पढ़नी है। और पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आपको आर्टिकल और अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन पढ़ने हैं, संशोधन और अनुच्छेद पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 4 चीज़ें भी कवर कर लेते हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस ये 4 चीज़ें बताइए, अगर ये कवर कर लेते हो गारंटी से आपके 10 नंबर जो है निकल जाएंगे। इस बीच में 10 नंबर आपके मार्क्स बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वहाँ पे साइंस के उतने कर लोगे 17-18 नंबर आपके कोई कहीं नहीं जाते, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल को करते हो ठीक है, फिजिक्स की अगर कोई दिक्कत आती है बता देना, न्यूमेरिकल की क्लास ले लेंगे, ठीक, मगर इतना करना पड़ेगा कम से कम। अब रीजनिंग का मुझे लगता नहीं है कोई बताने की जरूरत नहीं है, पूरी स्ट्रेटेजी, ठीक है। रीजनिंग आप करते आ रहे हो बहुत टाइम से। हाँ, रीजनिंग के लिए थोड़ा बहुत बताया था आपको, बुक्स बताया था एक बारी, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक हो गई, RS अग्रवाल, या फिर जो है राकेश यादव सर की बुक आती है, राकेश यादव सर की बुक, ठीक, या फिर किरण की कोई बुक आती है, कोई सी भी प्रीवियस ईयर आप ले लो, ठीक है। रीजनिंग में मुझे लगता नहीं है रीजनिंग में कोई स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग तो सबकी ही ठीक होती है ऑलमोस्ट। अगर आपकी कोई दिक्कत है प्रीवियस ईयर से कवर करो, उससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। रीजनिंग का सबसे बेस्ट सोर्स है वहाँ पर, ठीक है। आप मैथ्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, मैथ्स की दिक्कत ज़्यादा रहती है। मैथ्स में टारगेट कितना था अपना, मैथ्स में अपने को 17 नंबर लाने को, 17 से 18 अगर आ जाते हैं किसी भी तरीके से तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ कुछ मैथ्स में कवर करने के लिए, जैसे कि पैटर्न देखने को मिला है NTPC वगैरह में या फिर पिछले ग्रुप डी में। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में आपको कौन कौन से करने पड़ेंगे, जैसे आपका एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज करना पड़ेगा। परसेंटेज अगर आप कवर करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ SI एंड CI, ठीक है, ये चैप्टर हो गया। एवरेज करना पड़ेगा, रेशियो करना पड़ेगा, रेशियो कवर कर लोगे तो कौन कौन सा चैप्टर में हेल्प हो जाएगी आपकी, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ये चैप्टर हो गया आपका। परसेंटेज, एवरेज, ये अर्थमेटिक के सबसे स्पेशल चैप्टर है जो आपको करने ही करने, ठीक। इसके बाद अगर आप लोग एडवांस में पूछोगे क्या क्या करना है एडवांस में, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको। मेन सॉल्यूशन के बस फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। मेन सॉल्यूशन के फॉर्मूले करने हैं बस आपको, फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद ट्रिगो के क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि एडवांस में दिक्कत रहती है बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री में sin 45 की वैल्यू, ठीक है, tan 45 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए। एंड जो ग्रुप डी में पेपर आता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का आप टैकल कर लोगे अगर आपको बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए और फॉर्मूले पता होने चाहिए। ऐसे अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का सेक्शन है। साइंस का मैंने आपको रीजनिंग और सब चीज़ें बता दी हैं क्या करना है। अब बात करते हैं कितने कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा जो हम इस टारगेट को अचीव कर सके। तो यहाँ पे 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच तो ये है कि हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जब तक कोई नोटिस नहीं आता तब तक एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जैसे नोटिस आता तो एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। अभी मैं बात सिर्फ उन लोगों की कर रहा हूँ जो फुल टाइम पढ़ाई करते हैं। मैं वर्किंग प्रोफेशनल की बात अभी नहीं कर रहा कि जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक अलग टाइम टेबल होगा, उनको बिल्कुल सेपरेट बनाया जाएगा। अभी फिलहाल उनके लिए जो पर डे जो है, पर डे मिनिमम से मिनिमम आप 8 से 10 घंटे दे सकते हो। और अगर किसी को लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 8 से 10 घंटे जो है ज़्यादा हो जाएंगे, तो बता दो आपको जॉब लेनी है तो इतना करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लगे पड़े, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरी तरफ भी इतने सारे स्टूडेंट हैं, वो सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे लाइब्रेरी से आते हैं सिर्फ जॉब के लिए। ऐसे बच्चे हैं अभी भी जो इतने तगड़े तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसमें से आपको साइंस का जो सेक्शन है, ठीक है, साइंस का सेक्शन को आपको 3 घंटे देने ही पड़ेंगे एक टॉपिक को डेली। साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो मैंने आपको जर्नल अवेयरनेस वाला सेक्शन बताया था, जैसे करंट अफेयर को मान लो, करंट अफेयर को सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में आपको 1 से 1.5 घंटा जो है देना ही पड़ेगा करंट अफेयर को, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर को देना ही पड़ेगा। उसके बाद आधा घंटा आप जो है हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों में मिलाकर जो आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे, 4 से 4.5 घंटे। वो भी कैसे है कि रीजनिंग में आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। 1 घंटे में आपको कितने 30, 35, 40 क्वेश्चन कवर कर लो रीजनिंग के। एक टॉपिक पढ़ो, सीरीज पकड़ो, सीरीज के 40-50 क्वेश्चन कर लिए, इनफ है। अगले दिन जो सिटिंग अरेंजमेंट पकड़ो, सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ऐसे कर करके करो टॉपिक वाइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स में आपको रोज़ 3-3.5 घंटे देने ही पड़ेंगे, इतना टाइम देना पड़ेगा। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, ठीक है, इतने डिले करने ही पड़ेंगे टॉपिक वाइज। जैसे टॉपिक वाइज बताया था वो सब आपको करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कितने लगाने, तो आपको पर वीक जो है, हर वीक में आपको जो है 2 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, 2 मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर मुझसे दिन की पूछोगे तो आप लगा सकते हो यहाँ पे मंडे को, ठीक है, मंडे को एक टेस्ट लगा सकते हो, दूसरा फ्राइडे को। इतने गैप पर आपको लगाने हैं एक एक मॉक टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद देखना है कि परसेंटाइल कितनी आ रही है। परसेंटाइल अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये वीडियो, ठीक है, ये जो वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको देख लेना। यहाँ पे परसेंटाइल के ऊपर वीडियो है। परसेंटाइल क्या होता है, जब टेस्ट देते हो आप चेक करना वहाँ पे परसेंटाइल। अगर आपकी परसेंटाइल ग्रुप डी के लिए अगर 80 या 85 परसेंटाइल अगर आप आ रही है, ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल सेफ साइड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अभी भी किसी को ये डाउट हो रहा है कि हमने जिस जोन से भरा है उसके लिए 70 नंबर इनफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है, या किस जोन में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है या क्या दिक्कत है, उन सबको अगर किसी को ये वाला डाउट है तो उसके डाउट के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कल को या परसों को अपलोड कर दूंगा, कल ही अपलोड कर दूंगा एक वीडियो, जिसमें आपको मैं पूरा मेंशन कर दूंगा किस जोन में कितना चल रहा है कंपटीशन, पिछली बार क्या था, अब क्या है, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फिलहाल ये वीडियो इसलिए कि आपको टॉपिक पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी बात हो गई कि आपका गोल फिक्स हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपको क्या टारगेट रखना है, टारगेट आपका हो गया, और फिर आपके पास ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट वो भी क्लियर हो गए। और लास्ट में हमने बात कर ली यहाँ पे मॉक टेस्ट की भी, कि मॉक टेस्ट आपको कितने लगाने हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ सुबह में, तो मैं एक टाइम टेबल नहीं बना सकता। टाइम बता दिया मैंने, टाइम टॉपिक बता दिए, आप किस टाइम क्या पढ़ना है, कितने टाइम देना है, तो वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि किस टाइम पे क्या देना है। तो ये बिल्कुल ऑनेस्टली वीडियो थी आप लोगों के लिए, डेफिनेटली आप पे काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आपको करंट अफेयर के PDF या कुछ चाहिए मुझे कमेंट करो, मैं दूंगा, ठीक है। साइंस में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कमेंट करो, अगर ज़्यादा कमेंट आते तो मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, वो भी पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और किसी सेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट करो। देखो परसों वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट आया ग्रुप डी के रिलेटेड जो है TCS NCERT की, तो मैंने उसमें बता दिया आपको। कल की वीडियो में कमेंट आया कि सब लोगों ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट चाहिए, मैंने आज टाइम मैनेजमेंट का बना दिया, ठीक है। जो आप बोलोगे वीडियो बनती रहेगी, मगर आप पढ़ाई करते रहो। कोई PDF चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई वीडियो चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड, मुझे बताओ, मैं पूरी मदद करूँगा। मगर बस आप लोग पढ़ाई करते रहो और किसी ना किसी तरीके से बस सिलेक्शन ले लेना इस बार, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बस इतना कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।